वेलकम बैक। सेठी साहब, अब ये मामला तो चला गया था सुप्रीम कोर्ट में, और जिस तरह से आपको पता है इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब ने भी पिटिशन एक फाइल की, ऑल्दो वो सेटिसाइड कर दी गई कि वो गैर मौसर थी। एक पीपीपी की भी एक सेनेटर हैं जिन्होंने कोर्ट में गई वो इसके खिलाफ इनफैक्ट। अब जिस तरह से इसकी सस्पेंशन हुई, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस तरह के टेक्निकल इश्यूज़ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को कॉग्निजेंस लेनी चाहिए, इंटरफेयर करना चाहिए, क्योंकि क्या इससे पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी जो है, सॉवरेंटी ऑफ द पार्लियामेंट जो है, वो अफेक्ट होती? देखिए, ये बहुत ही अहम सवाल है। इसमें इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि क्या सुप्रीम कोर्ट सीरियस इकोनॉमिक इश्यूज जो हैं उस पर क्या उनके पास एक्सपर्टीज है कि वो इन चीज़ों को देखें। दूसरा ये कि इसके कॉन्स्टिट्यूशनल इंप्लीकेशंस क्या हैं कि एक पार्लियामेंट एक चीज़ कहती है कि ये होगी, सही है या गलत है। पार्लियामेंट इज सुप्रीम, सुप्रीम कोर्ट से भी सुप्रीम है पार्लियामेंट। तो क्या सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को भी ओवर रूल कर सकता है कि नहीं। और तीसरी चीज़ ये है कि पब्लिक का जो प्रेशर होता है वो पार्लियामेंट पे भी होता है, वो सुप्रीम और अब सुप्रीम कोर्ट भी उस पब्लिक प्रेशर को वो भी देख रहा है कि पब्लिक प्रेशर आ रहा है, और वो भी कुछ कोशिश कर रहा है कि उसको मीडिएट करे। तो ये तीन इश्यूज बन जाते हैं। तो अब आप पहला इश्यू अगर आप लें कि क्या सुप्रीम कोर्ट टेक्निकली क्वालिफाइड है कि नहीं, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस साहब का एक बयान भी है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर ये नहीं चला सकते पब्लिक एंटरप्राइजेस तो प्राइवेटाइज करना चाहिए। मगर आपको याद होगा कि पिछली हुकूमत, मुशर्रफ की हुकूमत के दौरान यही इशू बना था स्टील मिल्स की प्राइवेटाइजेशन की। बिल्कुल सही। और इसी चीफ जस्टिस साहब ने उन्होंने कहा था कि ये देखें ये क्या कर रहे हैं और इनको नहीं करना चाहिए ये, और प्राइवेटाइजेशन रोक दी थी। ठीक, और अभी भी रिव्यू पिटिशन चल रही है सही। तो अर्ज ये है कि सुप्रीम कोर्ट को बहुत ख्याल से चलना चाहिए उन इश्यूज में जहां पार्लियामेंट के जरिए कोई चीज डेवलपमेंट्स यहां होती हैं, स्पेशली फाइनेंस बिल के तहत। आपको पता है फाइनेंस बिल क्या होता है? फाइनेंस बिल का यह कहा जाता है कि अगर फाइनेंस बिल ना पास हो तो गवर्नमेंट गिर जाती है। इट इज द फाइनल, जिसे कहते हैं ना, लिटमस टेस्ट कि फाइनेंस बिल नहीं पास करा सकी, इट्स लाइक अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अब अगर फाइनेंस बिल, इतनी उसकी अहमियत है, और फाइनेंस बिल के अंदर गवर्नमेंट ने एक चीज कह दी है कि ये होगी, और वो पास हो गया, और वो आपने देखा होगा उसमें तो ऑपोजिशन ने भी उसको सपोर्ट किया, ऑल्दो अब वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अब वो करते नहीं, मगर वो डिस्कस करेंगे। ऑपोजिशन ने भी मोहर लगाई थी कि ठीक है करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट किस खाते में उठ के खड़ा हो जाता है। तो एक तो ये इश्यू है, इसको भी देखना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं होती है एक्सपर्ट्स की कि वो इतनी जल्दी कोई इस किस्म का फैसला कर ले। ये चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, इनमें वक्त लगता है। पूरी अगर कमीशन भी बैठती है इसके ऊपर तो उसको वक्त लगता इसको समझने में या करने में। वो कमीशन बैठा, और मैंने ये देखा है कि हमारे जज हजरात ऐसे ऐसे बयान दे देते हैं कभी कभी कि अगर किसी ने इकोनॉमिक्स पढ़ी हो तो वो सर पकड़ के बैठ जाए कि ये जज साहब जो हैं, ये जो एरिया जिसके बारे में नहीं एक्सपर्टीज नहीं है, या तो एक्सपर्ट्स बुला लें और उसके बेसिस के ऊपर कोई बात करें, उसके बगैर ही ये पॉपुलर किस्म की बातें करने शुरू कर देते हैं। तो इससे बड़ा खतरा भी होता है, क्योंकि हर मुल्क के अंदर रेगुलेशन, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो बहुत अहम होती है। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इन्वेस्टर्स स्पेशली बहुत ख्याल करते हैं कि अदालतें जो हैं वो किस किस्म की मदाखलत करती हैं कि नहीं। और अगर अदालतें एक्सपर्टीज के बगैर फैसले करने शुरू कर दें तो ये सारे मुल्क का जो इकोनॉमिक जो सिस्टम है वो खराब हो सकता है। अच्छा सेठी साहब, उसके ऊपर भी एक बात है, सुप्रीम हमारे चीफ जस्टिस साहब की स्टेटमेंट थी, उन्होंने कमेंट किया कि जी कार्बन इशू वाला मामला जो था, क्योंकि वो गलत था, गवर्नमेंट ने भी कंसीड किया, इसलिए उसे हमने खत्म किया, सस्पेंड किया, टेम्पररीली सस्पेंड किया। अब जो मामलात हैं आपके सामने, वो एक ऑयल का प्राइसेस का एक मामला है, जुडिशल कमीशन की एक रिपोर्ट भी आई है जो भगवान दास साहब उसको हेड कर रहे हैं। वो कहते हैं अब 1 महीने का टाइम है और ऑयल कंपनीज के जो लॉयर हैं वो भी आएंगे, फिर उसके ऊपर आर्ग्यू होगा। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या जितने भी एग्जीक्यूटिव के बनाए हुए एक्ट होते हैं, स्टैट्यूट्स होते हैं, क्या उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता? अगर कोई काम गलत हो जाता है, पार्लियामेंट लेट से कोई वैसा चीज़ पास कर देती है जो ठीक नहीं है, जैसे कार्बन टैक्स का था इनिशियली, तो क्या उसको जुडिशियल रिव्यू नहीं होना चाहिए? देखिए, इसमें तो खैर जाहिर है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से बात करनी होगी, और आज मेरा ख्याल हम करेंगे भी। मगर मोटी मोटी बात जो जिसपे सब अग्रीड है वो ये है कि फाइनल पावर जुडिशियल रिव्यू का तो सुप्रीम कोर्ट के पास है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी वो देख सकते हैं, और अगर वो समझें कि कोई चीज ऐसी पार्लियामेंट ने कर दी है जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो उसको भी वो देख सकते हैं, टेक्निकली स्पीकिंग। मगर क्या वो करते हैं? कितना इस पावर को इस्तेमाल करते हैं? पाकिस्तान में ये पावर इस्तेमाल नहीं हुआ। ठीक, 3-4 केसेस ऐसे हैं जिसमें ये सवाल किया गया कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो हैं उनको चैलेंज किया जा सकता है कि नहीं, और अदालतों ने ये फैसला किया। 3-4 केसेस हैं
जिसमें उन्होंने कहा, जफर अली शाह का केस है और भी एक दो केसेस हैं, जिसमें उन्होंने फौजी फाउंडेशन का एक केस है, वो आपको और भी जो ज्यूरिस्ट हैं वो बताएंगे कि पाकिस्तान में ये फैसला हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो हैं उसके ऊपर जुडिशरी नहीं उनको ओवरटर्न कर सकती, ये करना नहीं चाहिए, अभी तक हुआ नहीं। सवाल खड़े हुए हैं हिंदुस्तान में 3-4 केसेस ऐसे हुए हैं जहां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को सुप्रीम कोर्ट, इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न कर दिया, कहा नहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के खिलाफ। तो ये भी ऐसे ऐसे है ये जो मामला है, तो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, और किया भी है और नहीं भी किया। अब सवाल यह है कि क्या इस केस के अंदर जो कि फाइनेंस बिल के साथ जिसका ताल्लुक है, क्या सुप्रीम कोर्ट कर सकता था कि नहीं? जाहिर है उस पावर तो है, और इस केस में उन्होंने कर भी दिया और किया इसलिए है क्योंकि पॉपुलर प्रेशर भी था। मगर क्या ये पॉपुलर प्रेशर की बिना पे किया, या क्या इसके अंदर ट्रिगर किया गया कि क्या कोई कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन थी जिसके सहारा लेके उन्होंने इसको एग्जामिन किया? और आगे भी वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई पिटीशन आई तो वो जो पीडीएल है उसको भी हम देखेंगे, ये भी बयान आ गया है। और मेरा ख्याल है आजकल में वो मुस्लिम लीग नून वाले एक पिटीशन वो भी डाल रहे हैं। अच्छा, वो ऑलरेडी चैलेंज हो भी गई। हाँ, और वो चैलेंज हो भी गई, या उन्होंने कहा इसको ठीक करके तो करें, फिर वो फिर से डालेंगे। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं, जिस क्लॉज का सहारा लिया है वो जरा कमजोर लगता है मुझे। वो उन्होंने ये कहा जी अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये पब्लिक गुड नहीं है, ये नहीं है। तो अगर इस किस्म के क्लॉजेस प्रियम्बल में जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं उसका सहारा लेके सुप्रीम कोर्ट इतने बड़ी बड़ी चीजों को देखना शुरू कर देगा तो फिर ये कहां जाके बात रुकेगी? और यही इसी किस्म का एडिटोरियल कमेंट भी अखबारों में आ रहा है। सेठी साहब, जब किसी मुल्क के चीफ जस्टिस इस तरह के कमेंट्स देते हैं कि जी ड्राइंग रूम में बैठ के पॉलिसीज बना ली जाती हैं, एग्जैक्टली मैं आपको बड़ा दिलचस्प बयान था कि ड्राइंग रूम्स में बैठकर कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, फिर कहते हैं अवाम इसे कबूल कर लें। कब तक सब कुछ देखते रहेंगे? बिजली नहीं, लोड शेडिंग हो रही है, क्या तमाशा लगा हुआ है? अगर सस्ती बिजली नहीं दे सकते तो प्राइवेट सेक्टर को आगे लाएं, कीमतें बढ़ाई तो हुक्म इम्तनाई जारी करें। इसमें दो बातें। एक बात में तो मेरा ख्याल है कि सारी पाकिस्तान की अवाम उनके साथ उनको वाह वाह करेगी, वो जो पहला पार्ट है कि ड्राइंग रूम में बैठ के ये बना देते हैं, अवाम का नहीं सोचते, ये है वो है। ऐसा होता है, ऐसा होता था। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, मेरी ये व्यू है। मगर अदालतों के अंदर जज बहुत सी बातें कर देते हैं जो कि डिसीजंस, जजमेंट्स के अंदर नहीं आती, वो कमेंट्स होते हैं, वो कोई ऐसी बात नहीं। ठीक, तो ठीक है, उन्होंने बात कर दी, अवाम इससे बड़ी जबरदस्त खुश, वाह जी साडा चीफ जस्टिस। ठीक, जो दूसरी बात है ना कि अगर नहीं कर सकते तो प्राइवेटाइज कर दें। अवाम तो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है। अवाम तो कहती है हर चीज जो है वो गवर्नमेंट के सेक्टर में हो और गवर्नमेंट हमें रेगुलेटेड हो और गवर्नमेंट के सेक्टर में हो। इसीलिए तो इतना बड़ा पब्लिक सेक्टर है इस मुल्क में कि नौकरियां लोग लेते हैं। पीआई में 10,000 लोगों की जरूरत है, 20,000 लोग, स्टील मिल के अंदर 20,000 लोग चाहिए तो वहां 40,000 हो। मैं आपसे एग्जांपल दे रहा हूं। तो पब्लिक सेक्टर को तो अप्रिशिएट किया जाता है बिकॉज वो इनकॉम्पिटेंट, इनएफिशिएंट, लोग तनख्वाहें खाते हैं, काम नहीं करते। तो ये जो दूसरा पार्ट है, ये लीगल रीजनिंग, इसके हवाले से हम बात करेंगे। लीगल रीजनिंग जो है इस सारे सिलसिले की, एक ब्रेक के बाद साथ रहेगा हमारे।